तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें यूरोप का एक छोटा सा देश विशाल हिंद महासागर का बादशाह बन बैठा। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत में पुर्तगालियों के आने और उनके साम्राज्य की कहानी की। सोचने वाली बात है ना, कि यूरोप के कोने में बसा एक छोटा सा देश हिंद महासागर का स्वामी कैसे बन गया। मतलब आखिर ये हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ उनकी ताकत और चालाकी का नतीजा था, या फिर किस्मत ने भी उनका साथ दिया? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये पूरी कहानी पता है एक खोज से शुरू होती है। एक ऐसी चीज की तलाश जिसने सल्तनतों को बनाया भी और बिगाड़ा भी, और जिसने सच पूछिए तो पूरे यूरोप को अपना दीवाना बना रखा था। जी हां, मसाले। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन काली मिर्च, लौंग, दालचीनी ये उस वक्त सिर्फ खाने में स्वाद नहीं घोलते थे। यूरोप में तो भाई इनकी कीमत सोने चांदी में तौली जाती थी। और इस बेशकीमती खजाने का एक ही पता था, भारत। तो फिर दिक्कत क्या थी? दिक्कत यह थी कि 1453 में ऑटोमन साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। अब इससे हुआ ये कि भारत तक पहुंचने का जो जमीनी रास्ता था वो यूरोप के लिए लगभग बंद हो गया। मतलब बहुत ज्यादा टैक्स, बहुत ज्यादा खतरा। ऐसे में बस एक ही उम्मीद बची थी, एक नया समुद्री रास्ता। एक ऐसा रास्ता जिसे तब तक किसी ने खोजा नहीं था। और कहते हैं ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी है। इसी जरूरत ने जन्म दिया इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे जोखिम भरी समुद्री यात्राओं में से एक को। एक ऐसी यात्रा जिसने सच में दुनिया का नक्शा ही बदल के रख दिया। और इस सीन में एंट्री होती है वास्को डी गामा की। उन्होंने वो कर दिखाया जो उनसे पहले कोई भी यूरोपियन नहीं कर सका था। उन्होंने एक अनजान, खतरनाक समुद्र को पार करके भारत तक पहुंचने का बीड़ा उठाया। और वो साल था 1498। ये तारीख इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक गुजराती पायलट अब्दुल मनीत की मदद से वास्को डी गामा का जहाज आखिरकार भारत के कालीकट बंदरगाह पर आ लगा। और ये बस एक सफर का अंत नहीं था, ये एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत थी। एक मजेदार बात बताएं, उनका मकसद सिर्फ व्यापार करना नहीं था। भारत पहुंचने पर उनके क्रू ने जो कहा वो उनके दोहरे इरादे साफ साफ जाहिर कर देता है। उन्हें ईसाई भी चाहिए थे और मसाले भी। मतलब धर्म और व्यापार दोनों साथ साथ। अब भारत पहुंच तो गए, लेकिन पुर्तगालियों को जल्द ही समझ आ गया कि सिर्फ व्यापार करने से बात नहीं बनेगी। यहां टिकना है तो खेल के नियम बदलने पड़ेंगे, और उन्होंने वही किया। भारत में जो पहले पुर्तगाली गवर्नर बने फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, उनका दिमाग बहुत तेज था। वो एक ऐसा आइडिया लेकर आए जो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने सोचा कि भारत की जमीन पर बड़े बड़े साम्राज्य बनाना तो बहुत मुश्किल और खर्चीला काम है। असली ताकत तो समुंदर पर राज करने में है। और बस इसी सोच से निकली उनकी मशहूर ब्लू वाटर पॉलिसी। आइडिया बहुत सिंपल था। जमीन पर किले बनाने और बड़ी बड़ी फौज रखने से बेहतर है अपनी नेवी को इतना ताकतवर बना लो कि पूरे हिंद महासागर पर तुम्हारा कंट्रोल हो। सीधी सी बात है, जो समंदर का राजा वही व्यापार का भी राजा। अब देखिए, अल्मीडा की ये ब्लू वाटर पॉलिसी काफी असरदार तो थी, लेकिन एक और शख्स था जिसकी नजरें इससे भी कहीं बड़े लक्ष्य पर थीं। और वो थे अफोंसो डे अल्बुकर्क। इन्हें भारत में पुर्तगाली ताकत का असली संस्थापक भी माना जाता है। और हां, अल्बुकर्क का प्लान अल्मीडा से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। दोनों गवर्नरों की सोच में ना जमीन आसमान का फर्क था। जहां अल्मीडा का पूरा फोकस सिर्फ समंदर पर था, मतलब एक सुपर पावरफुल नेवी, वहीं अल्बुकर्क का मानना था कि नहीं, असली ताकत के लिए समंदर के साथ साथ जमीन पर जो जरूरी बंदरगाह हैं उन पर भी कब्जा होना ही चाहिए। अल्बुकर्क ने अपना प्लान 3 स्टेप्स में बनाया। स्टेप 1, 1510 में गोवा पर कब्जा करो और उसे अपना हेडक्वार्टर बना लो। स्टेप 2, 1511 में मलक्का को जीतो ताकि स्पाइस आइलैंड से होने वाला सारा ट्रेड कंट्रोल में आ जाए। और स्टेप 3, 1515 में हॉर्मुज पर कब्जा कर लो ताकि पर्शियन गल्फ का ट्रेड रूट भी बंद हो जाए। कितना सोचा समझा प्लान था। तो सोचिए, सिर्फ 30-32 साल के अंदर, मतलब 1498 में वास्को डी गामा के आने से लेकर 1530 में नीनो दा कुन्ना के गोवा को कैपिटल बनाने तक पुर्तगालियों ने पूरे हिंद महासागर में अपना दबदबा कायम कर लिया था। लेकिन कहानी सिर्फ लड़ाइयों और कब्जे की नहीं है। पुर्तगाली शासन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारत पर एक ऐसी छाप छोड़ी, एक ऐसी विरासत जिसके निशान हमें आज भी देखने को मिलते हैं।
उनकी विरासत ना कई रूपों में दिखती है। जैसे क्या आपको पता है कि भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में वहीं लेकर आए? या जो हम आज आलू, टमाटर, तंबाकू और काजू खाते हैं, ये फसलें भी उन्हीं की देन हैं। उन्होंने समंदर में ट्रेड कंट्रोल करने के लिए काटाज नाम का एक परमिट सिस्टम भी शुरू किया था। और हाँ, अपने इलाकों में उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीति पर भी रोक लगाई। तो कुल मिलाके उनकी ताकत के 4 बड़े पिलर्स थे। सबसे अहम थी उनकी मिलिट्री पावर, जाहिर है, लेकिन उसके साथ साथ व्यापार पर कंट्रोल, कल्चरल एक्सचेंज और उनका धार्मिक मिशन, इन सब ने मिलकर उनके साम्राज्य को टिकाए रखा। एक बात बड़ी दिलचस्प है, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे आखिर में गए 1961 में। तो ये सोचने वाली बात है कि उनके लगभग 450 साल के राज ने, उनकी कामयाबियों और उनकी गलतियों ने, उनके बाद आने वाली यूरोपीय ताकतों जैसे डच, फ्रेंच और खासकर अंग्रेज़ों को क्या सिखाया होगा। यही सवाल है जो हमें इतिहास के अगले चैप्टर की तरफ ले जाता है।